कल हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 15 की, कि किसी राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध राज्य केवल धर्म, केवल मूल वंश, केवल लिंग, केवल जाति और केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। और आपसे कहा गया था कि ये प्रोविडेड ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन मना है, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। इनके आधार पर मीनिंग भाई इनके साथ अन्य कोई बात है ही नहीं, केवल और केवल धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान, इसी के आधार पर विभेद हुआ है, तब स्ट्रक डाउन होगा। अगर इसके साथ कुछ और जुड़ा है तो स्ट्रक डाउन होने का सवाल नहीं है। जैसे आपसे उदाहरण दिए गए थे, किसका, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसे जब चुनौती दी गई इस आधार पर कि ये लिंग के आधार पर भेदभाव, पुरुष को कहीं से भी प्रॉपर्टी मिले, चाहे उसकी स्वर्जित हो, पैतृक हो, कुछ भी हो, किसी भी सोर्स से आई हो, उसके जो उत्तराधिकार के अंतर्गत न्यागमन का तरीका है, वो जो उसके उत्तराधिकारियों को जाएगी, उसके संबंध में हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 और आपका धारा 8 यही लागू होती है। 6 इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सैदाइकी की संपत्ति, उसके न्यागमन का तरीका बताती है, और सेक्शन 8 उसकी स्वर्जित संपत्ति, वो कैसे न्यागमन करेगी, इसके संबंध में प्रावधान करती है। तो जो सेक्शन 8 हम लोग देखते हैं, 8 ही तो है कि 12 है, 8 या 12, इनमें तो कोई एक सेक्शन है, ठीक है, नहीं 12 में तो शायद क्रम बताता है कि सबसे पहले सूची 1 के उत्तराधिकारी को ऐसे करके कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन से हिंदू सक्सेशन एक्ट देखा नहीं है, इसलिए एकदम क्लियर नहीं है दिमाग में, और यही हम कह रहे थे कि दोहराते रहिए, अदरवाइज एकदम क्लियर दिमाग में नहीं आ सकती चीजें। ये ठीक है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 तरीके संपत्ति के न्यागमन के बताए गए। यदि किसी निर्वसीयती हिंदू पुरुष की मृत्यु होती है, और वो तो 2 तरीके इसलिए बताए गए क्योंकि संपत्तियां 2 तरीके की हैं, और संपत्तियां 2 तरीके के मीनिंग दे भाई, संपत्ति व्यक्ति के पास आने के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, वो 2 हैं। एक व्यक्ति सहदायिकी के सदस्य के रूप में संपत्ति अर्जित करेगा, जो उसकी पैतृक या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये कहलाएगी, और दूसरी उसकी अपनी स्वर्जित संपत्ति होगी। तो स्वर्जित संपत्ति, इसके उत्तराधिकार के जो नियम, उसमें उन्होंने कहा कि प्रथम सूची, द्वितीय सूची, इनके मुताबिक संपत्ति का न्यागमन यह होगा, और फिर आपका गोत्र और बंधु, इनको संपत्ति का न्यागमन होगा। लेकिन जहां तक हिंदू स्त्री का सवाल है, उसकी संपत्ति न्यागमित होगी धारा 15 के मुताबिक। अगर उसकी निर्वसीयती मृत्यु होती है तो, अब जो स्त्री निर्वसीयती मरी है, वो विधवा भी हो सकती है, तलाकशुदा भी हो सकती है, कुंवारी ये भी हो सकती है, और विवाहित ये भी हो सकती है, और विवाहित में भी 2 कैटेगरी ये हो सकती है, उसके इश्यूज हैं और इश्यूज नहीं है, दोनों स्थितियां संभव है।
तो इन सारी स्थितियों के लिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में व्यवस्था की गई थी। और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था कि यदि हिंदू स्त्री निर्वसियती मरी है और उसके पति और बच्चे हैं, तो प्रथमतः संपत्ति किसको जाएगी? उसके पति और बच्चों को। संपत्ति कहां से आई इससे मतलब नहीं है। हिंदू स्त्री को भी कई सोर्सेस से संपत्ति मिल सकती है, स्त्री धन के रूप में। उसने विवाह के समय कुछ भी अर्जित किया वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और स्त्री धन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा है कि विवाह में दोनों पक्षों से जो कुछ दिया जाएगा वो किसी का भी नहीं है, वो स्त्री धन है और वो उसका है, जिसकी शादी हो रही है, किसी का भी नहीं। तो स्त्री धन के तौर पर उसे विवाह के समय या विवाह के तुरंत बाद जितनी भेंटें मिलेंगी, जितने उपहार मिलेंगे, वो चाहे चल संपत्ति की सूरत में हो और चाहे अचल संपत्ति की सूरत में हो, वो सारे के सारे स्त्री की संपदा का निर्माण ये करेंगे। दूसरी चीज निकल कर आई थी कि स्त्री की स्वर्जित संपत्ति ये भी हो सकती है, वर्किंग वूमेन हो सकती है, और वर्किंग वूमेन के तौर पर वो कुछ अर्जित करे, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। और जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेक्शन 6 में हम लोगों ने बंटवारा देखा था, तो अब तो स्थिति बहुत बदल गई है सेक्शन 6 की, और वो सारी बदली हुई स्थिति कम से कम इस समय नहीं बताई जा सकती, क्योंकि धारा 6 अपने आप में बताते बताते 2 और 3 दिन लग जाते हैं। उसमें नोशनल विभाजन बताना पड़ता है, तो बहुत चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक मोटी बात समझ लीजिए कि आज की तिथि पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिंदू पुरुष की जो बटेगी उसमें महिला भी उत्तराधिकारी होगी, तो उसे वहां से भी संपत्ति मिल सकती है। और अगर हिंदू पुरुष की स्वर्जित संपत्ति भी बटी है तो भी आपका जो सूची 1 है उसमें माता के तौर पर, पुत्री के तौर पर, ठीक है, और पोती के तौर पर या नातिन के तौर पर, ठीक है, हिंदू स्त्री उत्तराधिकारी है। इसका मतलब यह हुए उसे ससुराल से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है और मायके से भी मिल सकती है। कई स्रोत हैं हिंदू स्त्री के पास संपत्ति के आने के। तो सवाल यह उठाया गया था कि 15 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि अगर हिंदू स्त्री के पास कोई संपत्ति है और निर्वसियती उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वसीयत करके मृत्यु हुई तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा ही नहीं, तब तो उसकी संपत्ति का न्यागमन वसीयत में किए गए प्रावधानों के मुताबिक होगा। लेकिन अगर निर्वसियती उसकी मृत्यु होती है तो फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 है उसके मुताबिक उसकी संपत्ति का न्यागमन किया जाएगा। और सेक्शन 15 आप देख लें, बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 व्यवस्था करता है कि अगर उसके पति और इशू ये हैं तो प्रथमता उन्हीं को जाएगी, और जाने में भाग कितना होगा, शेयर कितना होगा, तो इक्वल शेयर में जाएगी। और अगर उसके पति या बच्चे नहीं हैं, ये भी स्थिति हो सकती है, दोनों ना हो, दोनों में से एक ना हो, दोनों में से एक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसे चली जाएगी। दोनों ही नहीं है तो फिर क्या देखा जाएगा? सोर्स देखेंगे संपत्ति का कहां से आ रहा है, ठीक है। और संपत्ति के सोर्स के मुताबिक वो उसके मायके पक्ष के लोगों को या ससुराल पक्ष के लोगों को भी जा सकती है। कैसे जाएगी, क्या होगा,
ये जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पर बात चलेगी तब देखा जाएगा। तो हिंदू स्त्री, इसकी संपत्ति के न्यागमन का तरीका अलग, और हिंदू पुरुष, इसकी संपत्ति के न्यागमन का तरीका अलग है। ठीक है, हिंदू स्त्री की संपत्ति उसके पति और बच्चों को ही, और वो नहीं है तो मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को। जबकि हिंदू पुरुष, इसकी संपत्ति हम देखेंगे तो किसको किसको जा रही है? श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी, श्रेणी 2 के उत्तराधिकारी, गोत्रज और बंधु, इनको जा रही है। तो एक डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, और इस डिफरेंस को चैलेंज किया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट किसने बनाया? विधायिका ने, राज्य ने। और राज्य अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से, ठीक है, क्या माना जाएगा ये घोषित है। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य की विधायिकाएं और संसद दोनों शामिल की गई। तो ये कहा गया कि दे कैन नॉट लेजिस्लेट इन सच ए वे, जो फंडामेंटल राइट को न्यून करता है उसके विरोध में है। तो यहां उसने अपने नागरिकों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया, और इसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि लिंग के आधार पर भेदभाव मना है, लेकिन केवल लिंग, इसके आधार पर मना है। अगर केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है तो भेदभाव मना नहीं है। केवल लिंग, केवल धर्म, केवल जन्म स्थान, उनका यहां केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ का विषय है कि ठीक है कि इस क्षेत्र में पर्सनल लॉ इनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि सारे पर्सनल लॉ इनेक्ट हो गए हो ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं में भी नहीं हुए। हिंदुओं में 5 विषय हैं जिन पर पर्सनल लॉ इनेक्ट हुआ है। कौन सा? एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, आपका सक्सेशन एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है, और आपका हिंदू मैरिज एक्ट। 4 ही है शायद, 4 ही। और उसमें भी, हिंदू मैरिज एक्ट में भी जिन विषयों के लिए प्रावधान हो गया उन विषयों पर अधिनियमित विधि उपलब्ध हुई है, और जिन विषयों पर प्रावधान नहीं हुआ उन विषयों पर आज भी प्राचीन हिंदू विधि लागू होगी। ठीक है, विवाह कोई कैसे करेगा ये नहीं बताया है हिंदू मैरिज एक्ट में। ये कहा कि जो पक्षकार हैं हिंदू विवाह के, उन दोनों के यहां विवाह की जो रीति प्रचलित है उनमें से किसी एक तरीके से विवाह करना होगा। ये नहीं कहा कि अमुक तरीके से ही विवाह होगा, ये नहीं कहा कि अमुक तरीके से आप शादी करें तो ही हिंदू विवाह मान्य हो। नो, विवाह के 2 पक्षकार, उनमें से किसी एक के यहां विवाह की जो भी रीति प्रचलित हो, इसका मतलब ही नहीं। और क्या रीति प्रचलित है इस विषय पर साक्ष्य आएगा, क्योंकि यह तथ्य का प्रश्न होगा। अगर प्रश्न यह उठेगा कि विवाह के 2 पक्षकार थे, उनमें से किसी एक के यहां प्रचलित रीति से विवाह हुआ था या नहीं, तो फिर यह तथ्य का प्रश्न होगा और इस विषय पर साक्ष्य आएगा। और साक्ष्य आपको मालूम है कि 2 कैटेगरीज में विभाजित है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। और अगर साक्ष्य का यह भी नियम है, कहा पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 64, ठीक है, धारा 91 और 92 और इसी ढंग की अन्य धाराएं जो एकदम सीरीज में इस समय में ध्यान नहीं है, वो ये प्रतिपादित करती है कि जो सबसे बेहतर साक्ष्य होगा वो प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि किसी तथ्य पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है तो दस्तावेजी
और यदि दस्तावेज ये उपलब्ध नहीं है तो फिर मौखिक, क्योंकि सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए और सबसे अच्छा साक्ष्य आना चाहिए। ये किसी एक धारा में लिखा हुआ नहीं है, और किसी एक धारा में लिखा हुआ तो छोड़िए, किसी भी धारा में अभिव्यक्त शब्दों में नहीं लिखा है, इन्फ्रेंस से निकालना पड़ता है, क्योंकि 64 जैसे कहता है कि एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर तथ्यों को सदैव प्राथमिक साक्ष्य से साबित करना होगा। तथ्यों यानी दस्तावेजों को सदैव प्राथमिक साक्ष्य से साबित करना होगा। तो इस रूल में से यह बात निकलती है कि सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि अगर प्राथमिक उपलब्ध है तो द्वितीय क्यों? और सेक्शन 91 ऐसे कहता था वहां एविडेंस एक्ट में कि यदि किसी संविदा के निबंधन, संपत्ति के व्ययन या किसी अन्य बात को विधि की अपेक्षा के मुताबिक या विधि की अपेक्षा के बिना लेखबद्ध किया गया है, और कभी यह प्रश्न उठता है कि उस संविदा के निबंधन क्या है, संपत्ति किन निबंधनों पर डिस्पोज ऑफ हुई थी, व्ययन किया गया था उसका, यह वो बात जिसे लेखबद्ध कर लिया गया था वो क्या थी, तो फिर उस दस्तावेज से ही, जिस दस्तावेज में वो उल्लिखित है, प्रस्तुत करके उन निबंधनों आदि को साबित किया जाएगा, जब तक कि आप उस दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए अधिकृत न हो। धारा 65 की आवश्यकताओं के मुताबिक आप उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। इस ढंग की बात वहां लिखी है। तो यहां से भी ये इन्फ्रेंस निकलता है कि सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। इसीलिए आप जब कचहरी में जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट ये बात कही जाती है कि इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध था और इन्होंने ओरल दिया है, दैट इज वाई ये कंसीडर नहीं हो सकता। अदरवाइज ओरल एविडेंस की वही वैल्यू है जो डॉक्यूमेंट्री है। तो पक्षकारों के विवाह की क्या रीति थी, इस विषय पर यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध होगा तो वो, और यदि डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध नहीं है तो मौखिक। यह साक्ष्य देकर यह साबित किया जाएगा कि विवाह के दो पक्षकारों में से जो एक पक्षकार के यहां विवाह की रीति थी उससे हिंदू विवाह किया गया था। स्वयं हिंदू मैरिज एक्ट कोई तरीका निर्धारित नहीं करता कि अमुक रीति से विवाह किए जाने पर ही विवाह को हिंदू विवाह की मान्यता मिलेगी, ऐसा वो नहीं कहते। केवल एक बात जरूर लिखी है कि यदि दोनों पक्षकारों के यहां विवाह की जो रीति प्रचलित है उसका भाग सप्तपदी है, जरूरी नहीं कि हो, यदि है तो हिंदू विवाह तब पूरा माना जाएगा जब सातवां पग उठा लिया गया है। तो आज भी हिंदू विवाह पूरी तरह कोडिफाइड हो गया हो, यह नहीं है। विवाह कैसे होगा इस पर कुछ नहीं कहा। विवाह जब हो जाएगा तो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व क्या होंगे इस विषय पर कहा। ठीक है, तो संपूर्ण पर्सनल लॉ वो किसी भी धर्म का हो वो कोडिफाइड हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस सीमा तक कोडिफाइड हुआ है उस सीमा तक उसे फंडामेंटल राइट इसका पालन करना होगा। यद्यपि इस विषय पर भी हमने चर्चा आपसे की थी जब अनुच्छेद 13 की बात कर रहे थे कि कोर्ट बेहद क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट ये जो मापदंड है ये लागू ही नहीं किया जाएगा पर्सनल लॉ के संबंध में। ठीक है, ये लागू ही नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ, महत्वपूर्ण बात नहीं है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो अप्रोच कि फंडामेंटल राइट पर, ठीक है, आप पर्सनल लॉ को आधारित नहीं कर सकते, वो हम लोगों ने देखा था पॉलिसी अप्रोच ज्यादा दिखाई दी थी। उनकी ये बात बहुत ठीक है, ऐसी बात जब हम लोगों ने देखा था तो दिखाई नहीं दे रही थी। और अभी 3 तलाक के मसले पर तो उन्होंने स्वयं भी पर्सनल लॉ की वैधता को आपका फंडामेंटल राइट के आधार पर निर्धारित करने की शुरुआत ये की है। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के संबंध में उन्होंने ये कहा था कि केवल लिंग के आधार पर यह भेदभाव नहीं किया गया है, क्योंकि हिंदू इसी प्रकार की व्यवस्था से सदियों से शासित होते चले आए हैं। इसलिए हिंदुओं की जीवन जीने की जो पद्धति है उसको ध्यान में रखकर यह क्लासिफिकेशन किया गया है। क्योंकि उसको ध्यान में रखकर यह क्लासिफिकेशन किया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव। अगर केवल लिंग के आधार पर भेदभाव होगा तो डेफिनेटली स्ट्रक डाउन होगा। और इसी ढंग के आपने उदाहरण देखे थे कि केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर जो भेदभाव किया गया, कहा बंबई में उन्होंने कहा था कि अमुक एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा और वो बंबई में जन्मा होगा तो उसे बंबई से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो बंबई में नहीं जन्मा है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो केवल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मानते हुए उसे स्ट्रक डाउन किया गया था। कहा यह अनुच्छेद 15(1) के खिलाफ है। उदाहरणों की बहुलता से बहुत लाभ नहीं होने वाला है। मोटी बात समझ लेंगे कि केवल लिंग, केवल धर्म, लिंग के साथ कुछ और जुड़ रहा है, धर्म के साथ कुछ और जुड़ रहा है, तो क्लासिफिकेशन का आधार हो सकता है। ठीक है, जैसे वक्फ प्रॉपर्टीज या हिंदू मंदिर सिर्फ उसी धर्म के लोगों द्वारा, ठीक है, उनकी व्यवस्था की जाएगी, ये प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि ये केवल धर्म के आधार पर किए गए प्रावधान नहीं है। इनमें सामाजिक शांति, ये भी अंतर्निहित है, ये भी एक कंसिडरेशन है, उसके कारण से प्रावधान किए जा रहे हैं। इसलिए केवल धर्म यहां पर कंसिडरेशन का आधार नहीं है। तो केवल धर्म, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, ये मना है। और आप इसे ऐसे पढ़ लेते हैं कि जैसे धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश, ये आपका विभेद के आधार नहीं हो सकते। और जब इनके आधार पर आपको विभेद दिखता है, फिर आपकी वही बेसिक मान्यता कि जो लिखा है वो चलता ही नहीं। और इस मान्यता से प्रभावित होकर आप एक गलत धारणा पाल लेते हैं अपने मन में, जबकि जो लिखा है वही चलेगा। केवल लिंग, वहां विभाजन का आधार नहीं होता। तो 15(1), 15(2) जो बात करता है, 15(2) के 2 सबसेक्शंस, और वो कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म, केवल मूलवंश, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान के आधार पर निम्न बातों में, ठीक है, निम्न बातों में। तो पहली जो बात है, ये जो पहला सबसेक्शन है वो प्लेसेस ऑफ, ठीक है, आपका इंटरटेनमेंट, इनकी बात करता है। ठीक है, और दूसरा जो स्थान है, जो दूसरा भाग है, उसमें सार्वजनिक समागम के स्थान, ठीक है, इनकी बात की गई। ये मोटा डिफरेंस है। प्लेसेस ऑफ इंटरटेनमेंट पहले में है, क्योंकि पहले में उन्होंने लिखा दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट, ठीक है, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, यानी 3 उदाहरण उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए। ये प्लेसेस ऑफ इंटरटेनमेंट है, होटल्स, रेस्टोरेंट, इनके उदाहरण दे दिए। और दूसरे में
जो प्लेसेस ऑफ, ठीक है, इंटरकोर्स हो सकते हैं, जो समागम के सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं, वो पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषण, चाहे पार्टली उन्हें स्टेट एड से मेंटेन किया जा रहा है या फुली स्टेट एड से मेंटेन किया जा रहा है, उनमें प्रवेश करने से राज्य अपने नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर न तो रोकेगा और न किसी प्रकार की, देखिए रोकना कई प्रकार का हो सकता है। हम ये कहें कि अमुक जगह तुम जाओगे तो तुम्हें ये पैसे या ये काम करना पड़ेगा, यानी हमने तुम्हें एक पर्टिकुलर स्थान पर जाने की दशा में दायित्व के अधीन कर दिया, ये भी रोकना ही है। हमने आपको कहीं जाने से रोक दिया, ये तो रोकना है ही। लेकिन अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको अमुक दायित्व वहन करना होगा, ये भी रोक नहीं है। या हमने आपको किसी शर्त के अधीन कर दिया, तब भी रोक नहीं है। हमने कहा कि पहले 10 दिन तुम ये काम करोगे, उसके बाद ये कर पाओगे, ये भी रोकना है। तो कल हम टीवी देख रहे थे तो उसमें आ रहा था कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के लिए ये कहा गया है कि आप 5 लाख रुपए देंगे तो कल ईद उल अजहा का त्योहार मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। ठीक है, तो आपने रोका है, आप ये नहीं कह सकते हमने नहीं रोका। क्यों? आपने दायित्व के अधीन किया है। ठीक है, अहमदिया मुसलमान जो हैं बस उनसे और सामान्य जो इस्लाम के मतावलंबी हैं उनके बीच जो भेद है वो सिर्फ इतना कि सामान्य इस्लाम का मतावलंबी ये मानता है कि नबूवत हजरत मोहम्मद पर समाप्त हो गई, वो आखिरी नबी है। और जो अहमदिया मुसलमान है वो ये नहीं मानते कि नबूवत उन पर खत्म हुई है, वो उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में मानते हैं कि नबूवत उन्हें भी मिली। इतना सा विश्वास का अंतर है। और शेष इस्लाम के सारे प्रिंसिपल्स वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन आपने उन्हें दायित्व के अधीन रख दिया, तो आपने रोका है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 लाख रुपए पेमेंट करें और मनाएं, हमने कहां रोका। ठीक है, तो रोकने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। राज्य अपने नागरिकों में किसी प्रकार से उपरोक्त स्थानों के उपयोग में न तो विभेद उत्पन्न करेगा, और यदि कोई कर रहा है तो राज्य रोकेगा। ठीक है, राज्य के रोकने के 2 तरीके, राज्य स्वयं विभेद उत्पन्न करा है तो अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जाएगा। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी फंडामेंटल राइट्स पर तो आपसे कहा था कि देयर आर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट की। एक कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ राज्य के विरुद्ध इन्फोर्स होगी, और एक कैटेगरी ऐसी है जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध इन्फोर्स होगी। तो 23 और 24 हमने मुख्यतः कोड किए थे कि वो अनुच्छेद 17 भी उसमें है कि वो राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी इन्फोर्स किए जाएंगे, जबकि 14, 15, 21, 19 ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध इन्फोर्स होंगे। तो चूंकि 15 उसी में आता है, तो राज्य अगर स्वयं विभेद करेगा तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर राज्य को रोका जाएगा। अब यह हो सकता है कि जो लोग हैं, नागरिक 2 वर्गों में विभाजित हो सकते, नागरिकों के वर्ग भी हो सकते हैं।
जैसे क्रिश्चियन एक वर्ग है, ठीक है, हिंदू एक वर्ग है और सब नागरिक है। डॉक्टर एक वर्ग है, वकील एक वर्ग है, शिक्षक एक वर्ग है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां नागरिकों के एक वर्ग को जाने की इजाजत है, दूसरे वर्ग को नहीं, ठीक है ना, दूसरे वर्ग को नहीं है। और स्वयं राज्य ने नहीं दे रखी कि दूसरा वर्ग वहां नहीं जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं है। क्यों? अगर दूसरे वर्ग को वहां जाने से केवल धर्म, केवल लिंग, केवल जाति, केवल मूलवंश, केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर रोका गया है तो गलत है। मान लीजिए उस स्थान का निर्माण ही सारे नागरिकों के प्रवेश के लिए आशयित नहीं था उसी समय जब उसे निर्मित किया जा रहा था, बल्कि नागरिकों के एक वर्ग के प्रवेश के लिए ही वो स्थान आशयित था शुरुआत से ही। क्यों? क्योंकि उस स्थान में रुचि जाने में केवल नागरिकों के उसी वर्ग की हो सकती थी, तो फिर इसे केवल धर्म, केवल मूलवंश, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं कहा जा सकता। और फिर ये मना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इस्टेब्लिश करना होगा कि नागरिकों के एक वर्ग के लिए ही वो स्थान निर्मित किया गया था उसी समय जब उसका निर्माण हो रहा था, और नागरिकों के उस वर्ग के किसी भी सदस्य को वहां जाने से नहीं रोका जाएगा। ये फर्दर कंडीशन होगी, लेकिन नागरिकों के शेष वर्ग को वहां जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि वो केवल धर्म, केवल लिंग, केवल जाति, इसके आधार पर किया गया विभेद नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15(1), 15(2), और आपसे कहा गया था ये स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, ये 14 का विस्तार है। और 14 का विस्तार क्यों है? इसलिए आपसे कहा गया था क्योंकि 14 वर्गीकरण की बात करता है और ये वो आधार बताता है जिस पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 14 का विस्तार कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 15(1), 15(2), और मूल रूप से संविधान में 15(1), 15(2) ही थे, 15(3), 15(4) नहीं थे। और 15(3) और 15(4) अगर ये कहा जाए आज भी उस रूप में संविधान में नहीं है जिस रूप में 15(1), 15(2) है, तो गलत नहीं है। हालांकि ये बात कहिएगा थोड़ा ठीक ठाक जो संविधान जानता हो उसी के बारे में, उसी के सामने, नहीं तो वो आपको बेवकूफ बताएगा और होगा खुद। क्योंकि 15(1) सीधे डायरेक्शन दे रहा है राज्य विभेद नहीं करेगा, 15(2) सीधे डायरेक्शन दे रहा है राज्य विभेद नहीं करेगा, और 15(3), 15(4), 15(5) इनकी भाषा देखें तो डायरेक्शन नहीं है। क्या कहता है 15(3)? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये शब्द अपने में शो करते हैं कि अगर राज्य करे विशेष उपबंध स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में, तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को ऐसा करने से निवारित नहीं करेगी। अगर करे तो इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात जो ऊपर कहा गया कि केवल लिंग, इसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों में विभेद नहीं कर सकता, यह बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी यदि वो स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में कोई प्रावधान करता है। तो ये लाइन निर्देश नहीं दे रही राज्य को कि स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में आप विशेष उपबंध करें, ये नहीं कह रही।
आप करते हैं तो फिर ये लाइन आपको ऐसा करने से नहीं रोकेगी, ये कह रही है। ये इसका इंटरप्रिटेशन हम नहीं दे रहे, जो शब्द लिखे उनका सही अर्थान्वयन यही हो सकता है। ठीक है, आप जिंदगी भर गीता पढ़ते हैं और आपको कुछ नहीं होता, आप उतने ही चोर, उतने ही लंपट ये बने रहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां जो लिखा है वो कुछ भी कहता हो, उसकी व्याख्या आप स्वयं कर लेते हैं और आप उसकी व्याख्या वही कर सकते हैं जो व्याख्या आपको पता है, जो आपके कॉन्सेप्शन में है। आप उससे अलग व्याख्या उस लिखे हुए की कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस लिखे हुए की अलग व्याख्या करने के लिए स्वयं आपके लेवल का बढ़ना जरूरी है। जब तक आपका लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक आप जो लिखा है उसे समझ ही कैसे सकते हैं। तो कृष्ण का जो आशय रहा होगा उन शब्दों से, वो आशय तो आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकता। आप तो वही समझेंगे जो आप समझ सकते हैं, जो आप समझ ही नहीं सकते वो आप कहां से समझ लेंगे। तो इसके लिए जरूरी यह है कि जो उस लेवल पर है, जो कृष्ण का लेवल रहा है, वो जब गीता समझाए तभी आपको वो समझ में आ सकता है जो स्वयं कृष्ण का उन शब्दों के प्रयोग से आशय रहा होगा। इसीलिए जब अधिकारी व्यक्ति से आप गीता सुनते तो रूपांतरण होता है, और अगर आप स्वयं उसे पढ़ते रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। शब्द भले ही आपको याद हो जाते हो, वैसे ही जैसे आपने याद कर लिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने ना ऑनेस्टी को कभी पॉलिसी के तौर पर इन्फोर्स करके देखा है, ना ये आपका अनुभव है, आपका अनुभव नहीं है। ये अनुभव तो तब होता जब ऑनेस्टी आपने अपनाई होती और आपने पाया होता कि अब तक जो फ्रॉड हम करते रहे उससे हमें न तो आत्मसंतुष्टि हासिल हुई, न संतोष हासिल हुआ, न सम्मान हासिल हुआ, और जो कुछ पैसा हासिल होने की मेरी धारणा बनी है वो भी हम डॉक्टरों को दे आए, हमें बीमारियां लगी, हम परेशान हुए, हमारे घर का वातावरण विषाक्त हुआ, हमारे बच्चे बिगड़ गए। ठीक है, तब आपकी जो धारणा बनती है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका अनुभव है। अब आपने जाना, जब तक आपने नहीं जाना तब तक इस बात का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आपने जिंदगी में सिर्फ चीजें याद कर ली, आपने उनको समझा नहीं, इसलिए आप जिंदगी भर गीता पढ़ते हैं और आपको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता आपके जीवन पर। और जब अधिकारी व्यक्ति से सुनते हैं तो परिणाम होता है, और उसी गीता का होता है, उन्हीं शब्दों का होता है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे जो आपको पता है। इसलिए अधिकारी व्यक्ति को छोड़कर मूर्खों के सामने इन बातों की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। यहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि यदि राज्य स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष उपबंध करता है तो इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने से निवारित नहीं करेगी। और यही बात अनुच्छेद 4 में लिखी है, यही बात अनुच्छेद 5 में लिखी है। 4 पढ़ने कहता है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यह नहीं लिखा है 4 में,
कि राज्य आवश्यक रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए या एससी एंड एसटीज के कल्याण के लिए उपबंध करेगा, यह नहीं लिखा है। अगर करता है तो निवारित नहीं करेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि करे। 15(1), 15(2) में जो लिखा है वो जरूरी है उनके लिए करे, लेकिन 15(3), 15(4) और 15(5), 15(5) भी पढ़ ले। ठीक है, लास्ट वाले ही। ठीक है, कहता है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। आगे इस समय रिलीवेंट नहीं, जब 15(5) पे हम आएंगे तब बात करेंगे। यानी तीनों की भाषा, चाहे 15(3) की हो, चाहे 15(4) की हो, चाहे 15(5) की हो, इस ढंग की नहीं है कि यह कहा जा सके कि राज्य का कर्तव्य है कि इन वर्गों के लिए विशेष उपबंध करे। यह कर्तव्य नहीं है। जो कर्तव्य है वो 15(1), 15(2) में है। यानी द ड्यूटी विच इज इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 and 2, if not discharged by the state, then order, instruction or writ in the form of habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, ठीक है ना, or quo warranto may be issued under article 32 or 226 Constitution of India। ठीक है, लेकिन 15(3), 15(4), 15(5) इनमें से किसी अनुच्छेद द्वारा चूंकि कोई कर्तव्य राज्य के ऊपर रखा ही नहीं गया, इसलिए अगर 15(3), 15(4) और 15(5) द्वारा बताई गई बात अर्थात विशेष उपबंध ये राज्य ने नहीं किए, तो एनी रिट, एनी ऑर्डर, एनी इंस्ट्रक्शन, एनी डायरेक्शन कांट बी इशूड, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर इस मैंडेट का पालन जो 15(3), 15(4) और 15(5) में, मैंडेट तो न कहें, अगर ये शक्ति जो 15(3), 15(4), 15(5) में राज्य को मिली, अगर इस शक्ति का उपयोग राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ठीक है, ठीक है, यहां बैठो, तुम यहां बैठो, यहां चलो। अगर 15(3), 15(4), 15(5) इसके द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो शेष रिट्स तो जारी हो ही नहीं सकती। हां, एक मैंडमस जरूर है जो जारी हो सकती, ये भ्रम आपके मन में पैदा हो सकता, तो स्पेसिफिकली मैंडमस को कोड करते हुए हम कह रहे हैं कि मैंडमस जारी नहीं होगी। अदरवाइज तो ये स्टेटमेंट ज्यादा ठीक है कि कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई रिट ये जारी नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द प्रयोग ही वो नहीं है। राज्य को एक स्पेशल प्रिविलेज ये दिया गया है, और विशेषाधिकार जिसको है उसका होता है। आप विशेषाधिकार के उपयोग किए जाने के लिए किसी को विवश नहीं कर सकते, यही विशेष अधिकार की विशेषता है। अन्यथा वो अधिकार जिसे अधिकार कहते हो और वो अधिकार जिसे विशेषाधिकार कहते हो, इसके बीच कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अंतर है, इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतर है उसे पहचानना होगा, और वो अंतर यही कि विशेषाधिकार उपयोग हो, इसके लिए आप विवश नहीं कर सकते किसी को भी मीनिंग दरबाई जिसे विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यहां जो राज्य को अधिकार मिला है,
वो अधिकार इस सूरत का मिला है जिसे हाफिल्ड विशेषाधिकार कहता है, उस सूरत का मिला है। राज्य अगर उपयोग करता है, ठीक है, और राज्य उपयोग करता है, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य का वही अंग उपयोग कर सकता है जो कुछ भी करता है, और राज्य का वो अंग कौन सा होता है? सरकार या कार्यपालिका, जो कुछ भी करती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका कभी भी जब चाहे ऐसा कर सकती है, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि करेगी। जब चाहे ऐसा कर सकती है कि स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध कर दे, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों आदि के पक्ष में विशेष उपबंध कर दे, जब चाहे। अब बात फिर 14 पे आ जाती है कि 14 में जब विधि के समक्ष समता होगी, इस फ्रेज का, ठीक है, हम लोगों ने अर्थ निकाला था। जब इस फ्रेज को डिकोड किया था तो कहा था कि इसका एक अर्थ यह भी है कि युक्ति से काम किए जाएंगे, ठीक है, कामों के पीछे विवेक होगा, डिक्टेट ऑफ रीजन, जो कहेगा वही किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप युक्ति का आदेश ये नहीं मानते है क्या, जो आदमी है इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है, और इन 3 लेयर्स के कारण ही आदमी परेशान है। उसका एक शरीर है, उसका एक मन है, उसकी एक बुद्धि है। उसका शरीर कुछ मांगता है, उसका मन कुछ कहता है, और उसकी बुद्धि उसे कुछ और बताती है। और ये तीनों बातों में परस्पर संघर्ष है। परस्पर संघर्ष है मीनिंग देयर बाय तीनों अलग अलग चीजें उसे बताते हैं, और इसलिए बराबर संघर्ष उसके बीच चलता रहता है। जैसे आपको प्यास लगी है, शरीर कहेगा पानी पियो, ठीक है, भले ही उस जगह का पीना पड़े जहां पीना आपके लिए, ठीक है, आपके अधिकार में नहीं है, यानी जहां से आपको पानी चुरा कर पीना पड़े। जैसे कथा आती ना कि पांडवों प्यासे थे और गए, और यक्ष कह रहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, सरोवर मेरा है, तब पानी पियोगे। अब क्योंकि ये प्यासे हैं कि तुम कौन हुए, पानी है पिएंगे, ये शरीर की मांग है, ठीक है। और दूसरी मन कहता है कि गलत काम भी करो, अगर मानिए जरूरत है तो कर लो, लेकिन ऐसे करो कि किसी को पता ना लगे। मन ये बात कहता है, ठीक है। मन मना नहीं करता कि गलत काम मत करो, मन कहता है कि अरे भाई अब जरूरत है तो कर लो, लेकिन ऐसे करो कि पता ना लगे। और बुद्धि कहती कि पता ना भी लगे, हमें तो लगी रहा है कि गलत है, तो गलत तुम मन के कहे कर जरूर लेते हो, लेकिन मन में एक पश्चाताप का भाव रहता है कि यार किया तो गलती है हमने। और फिर वो पश्चाताप का भाव आपको अंदर अंदर परेशान करता है, ठीक है। कर तो लिया, जो करना था कर लिया, लेकिन इसी को ग्लानि कहा जाता है। आप ग्लानि में पड़े रहते हैं, ठीक है, संघर्ष है आपके मन में। और विद्वानों ने, चाहे सुकरात हो, चाहे कांट हो, चाहे हीगेल हो, जब हम लोग नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा था तो वहां वो बार बार कह रहे थे कि विधि क्या है, डिक्टेट ऑफ रीजन। रीजन क्या है, आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि जो कह रही है ये सही और गलत है, बस वही कानून है। उसी को राज्य को अपनी शक्ति से लागू कर देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो कानून का शासन है, क्योंकि बुद्धि, और इसे युक्ति भी कहा है, यानी युक्ति के माध्यम से जो किया जाएगा वही ठीक होगा, वही ठीक होगा। मीनिंग देयर बाय जब युक्ति के माध्यम से कुछ किया जाएगा तो ही विधि का शासन है ये कहा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी इच्छा का शासन है,
ठीक है ना। विधि का शासन है और अनुच्छेद 14 विधि का शासन है, ये माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि शासन को, ठीक है, सुनिश्चित करता है, ये बात आई थी। और विधि शासन का मतलब युक्ति का शासन, युक्ति का शासन का मतलब ये हुआ मनमानेपन का अभाव, क्योंकि मनमानापन अगर कहीं है तो विधि के समक्ष समता हो ही नहीं सकती। यह बात आपको अनुच्छेद 14 बताते समय कही गई थी। अब देखिए, कहता है कि राज्य नागरिकों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है। इसका मतलब करे तो ठीक, न करे तो ठीक। ठीक है, करने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन राज्य के 3 अंग हैं, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इस स्थिति के मुताबिक जब राज्य शब्द बोला जाता है तो कहीं पर विधायिका, कहीं पर कार्यपालिका और कहीं पर न्यायपालिका अभिप्रेत होती है स्थिति के मुताबिक, क्योंकि तीनों ही राज्य हैं। और यहां जब करने की चर्चा चल रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कार्यपालिका अभिप्रेत है, यहां पर विधायिका या न्यायपालिका अभिप्रेत नहीं है। ठीक है, जब कार्यपालिका करेगी और उसने ठीक किया या गलत, यह प्रश्न उठेगा, तब न्यायपालिका अभिप्रेत हो जाएगी। ठीक है, उस परिस्थिति में राज्य शब्द से यहां कहता है करेगा या कर सकता है, यह कहा तो कर सकता है राज्य। इसका मतलब राज्य का वो अंग जो सब कुछ करता है वो कर सकता है। और राज्य को कैसे चलना चाहिए? युक्ति के सहारे। यह अनुच्छेद 14 का आदेश है। ठीक है, क्योंकि राज्य फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता और कार्यपालिका अनुच्छेद 12 में है। ठीक है ना। और राज्य क्या है फंडामेंटल राइट के लिए, यह अनुच्छेद 12 से देखा जाएगा। तो इसका मतलब यह आया कि कार्यपालिका मनमाने ढंग से यह फैसला नहीं ले सकती कि स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में उसे विशेष उपबंध करना चाहिए या नहीं, मनमाने ढंग से नहीं ले सकती। ठीक है, ये ठीक है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है, चूंकि 15-14 का विस्तार है और 14 मनमानेपन को हटाता है। ठीक है, और यहां पर राज्य का अर्थ कार्यपालिका से लिया जाएगा और कार्यपालिका अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा में है। इससे कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य का अंग अर्थात कार्यपालिका अनुच्छेद 15(3) के प्रभाव से स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में यदि विशेष उपबंध करना चाहे तो कर सकती है, यद्यपि उसे ऐसा करने के लिए किसी के द्वारा आदेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से, चाहे रिट का जारी किया जाना हो या कुछ भी हो, आदेशित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी राज्य अर्थात कार्यपालिका मनमाने ढंग से स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में भी विशेष उपबंध नहीं कर सकती। और यही बात SC ST के संबंध में, OBC के संबंध में भी सच है। सबके संबंध में यही बात सच है, मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। और अगर मनमाने ढंग से किया तो स्ट्रक डाउन होगा। कर सकते हैं आप, तो कर सकने का, तुम तो आग लगा सकते हो, लगा दोगे। आपके आग लगाने का कोई औचित्य होना चाहिए। खाना बनाना है तो लिमिटेड फॉर्म में आग लगाई जाएगी, चूल्हे में लगाई जाएगी, खाना बनेगा। आप आग लगा सकते हो तो पूरी दुनिया में लगा देंगे, बहुत अच्छे। तो ये इसका मतलब नहीं है। अब वही बात है कि गीता तुम पढ़ोगे तो वही अर्थ निकालोगे जो तुम्हारे मन में है। कृष्ण क्या सोच रहे थे गीता कहते समय, वो तुम्हारे मन में कहां से आ सकता है? अर्थ करने वाले तो तुम ही हो, वो अर्थ आएगा कहां से? तो ये राज्य को, यानी राज्य का वो अंग जो स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध करने जा रहा है,
उसे दर्शित करना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यदि कहीं विधायिका भी स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर रही होगी, क्योंकि वो भी राज्य है, तो उसे भी प्रदर्शित करना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं, करना उनका कर्तव्य नहीं है, ये फर्क हो जाता है। और न्याय संगत उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, कि लिंग के आधार पर भेदभाव मना है। अब सवाल यह उठता है, यदि ऐसा है तो राज्य को स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध कब करना चाहिए। अब यह सवाल उठता है, आखिर कोई तो मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। तो आपको पहले दिन हमने चर्चा की थी कि बट फॉर सेक्स ये टेस्ट लगाया जाएगा, और आपने कहा क्या था कि बट फॉर सेक्स ये टेस्ट कहां डेवलप हुआ, इंग्लैंड में। और इसका अर्थ क्या है कि जहां स्त्रियां अपने लिंग के कारण पुरुषों की अपेक्षा नुकसानदायक स्थिति में है, वहां राज्य 15(3) के मुताबिक स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है, जहां वे अपने लिंग के कारण या अपनी सामाजिक स्थिति के कारण पुरुषों की अपेक्षा नुकसानदेह परिस्थिति में। वहां शेष जगह नहीं। ठीक है, शेष जगह नहीं, क्योंकि शेष जगह अगर वो कर रहा है तो मनमानेपन से व्यवहार कर रहा है और केवल लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तब स्ट्रक डाउन होगा। इसीलिए जब आप केस लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे भी मिलेंगे जिसमें स्त्रियों के पक्ष में किए गए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल माने, और ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माने। ठीक है, जहां जरूरत नहीं वहां नहीं करेंगे आप, जहां जरूरत है वहां करेंगे। तो बट फॉर सेक्स ये टेस्ट लगेगा। हम लोग सीआरपीसी पढ़कर आए, आपने देखा था अजमानती अपराध की दशा में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, और अभियोग के पक्ष में विश्वसनीय साक्ष्य अवेलेबल है, इसके बाद भी वो न्यायालय जो सेशन न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, स्त्रियों को उसे बच्चे ही कहेंगे जो 16 वर्ष से कम आयु का है, स्त्री, रोगी, शिथिलांग, इसे जमानत दे सकता था। ठीक है, शेष को दे ही नहीं सकता, इसे दे सकता था। और इसके पीछे कारण है, हमारे तो एक भाई साहब हैं, एक बार हम भी आप ही जैसे इमेच्योर रहे हैं, सभी रहते हैं, तो हमने कहा था ये लिंग के आधार पर भेदभाव है। बोले नहीं है, शादी हमारी हो चुकी दोस्तों में। बोले आज अपने घर जाना और कोरे कागज देना और अपनी पत्नी से कहना इस पर सिग्नेचर कर दो। अगर वो तुमसे कारण पूछ ले कि क्यों कर दें, तो मेरे पास आना और हमें बताना, तब हम भी मान लेंगे कि ये उपबंध गलत है, नहीं होना चाहिए। बोले नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकती मतलब 75% महिलाएं नहीं पूछेंगी। पति कहता है यहां सिग्नेचर कर दो, कर दिया। क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा, ये नहीं मालूम होता। आज भी सैकड़ों ग्राम पंचायत की प्रधान महिलाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं, लेकिन एक भी जिला पंचायत या ग्राम पंचायत शायद होगी जहां वो निर्णय खुद ले रही हो। सब उनके पति ले रहे हैं, सब उनके ससुर ले रहे हैं, सब उनके भाई ले रहे हैं, और सब जगह फ्रॉड हो रहा। ठीक है, ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है। और जेल जाएगा कौन, वो जो पोस्ट पे है, जेल तो वो जाएगा, वो थोड़ी जाएंगे। और इनफैक्ट किया किसने, उन्होंने। इसने कुछ नहीं किया है, इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन जेल यही जाएगी। ठीक है, तो ऐसी दशा में जमानत के उपबंध महिलाओं के पक्ष में लिबरल होने ही चाहिए। ठीक है ना, ये केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, ये सामाजिक स्थिति के आधार पर विश्लेषण करके किया गया भेदभाव।
तो आपने देखा था सीआरपीसी में स्वयं विधायिका ने स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध किया है, ठीक है। और चूंकि वो न्याय संगत पाया गया है, इसलिए 15(3) के मुताबिक वो ठीक है। इवन यहां तक कि पीवी विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस वुमेन्स रिजर्वेशन के मामले में। ये वो मुकदमा है जिसमें इसको बहुत डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनका बट फॉर सेक्स अगर टेस्ट लागू हो रहा है तो स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध हो सकते हैं, ये सही है। लेकिन विशेष उपबंध का अर्थ क्या है? क्या नौकरियों में रिजर्वेशन यह भी दिया जा सकता है? क्योंकि पीवी विजय कुमार का जो मसला है वो नौकरी से संबंधित है। उसमें स्कूल टीचिंग, प्राइमरी स्कूल में टीचरों की नियुक्ति होनी थी, और राज्य ने जो उपबंध किए थे वो ये कि प्रथमतः महिलाओं को वरीयता मिलेगी इस सीमा तक, मतलब इतने % कोटा रहेगा महिलाओं का, और इतने % कोटे में महिलाएं जब चुन ली जाएंगी तो जो शेष सीटें बचेंगी उन सीटों पर महिला और पुरुष दोनों चुने जा सकेंगे। यही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि इतने % तो आरक्षित और शेष जो बचे वो जनरल हैं। जनरल का मतलब हुआ सब उस पर आ सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो शेष सीटें बची, यदि उसमें महिला और पुरुष दोनों चयनित होकर आए और दोनों इक्वल मेरिट पर चयनित होकर आ गए, लगभग बराबर मेरिट है, ठीक है। तो कंपटीशंस में नियम होता है कि लगभग बराबर, अगर एक जैसे नंबर 2 लोगों के आगे तो सीट बढ़ाई जाएगी, उनका नहीं, तब महिलाओं को लिया जाएगा, ये राज्य ने कहा। और 30% तक महिलाओं, अगर इक्वल मेरिट आ रही है स्त्री और पुरुषों की, तो उनका कोटा रिजर्व है, 30% तक स्त्रियों को और वरीयता दी जाएगी इक्वल मेरिट की दशा में। तो महिलाओं के पक्ष में लगभग 80% मामला पहुंच गया। इसको चैलेंज किया गया कि ये अयुक्ति संगत है, विशेष उपबंध हो सकते हैं। लेकिन पहली बात तो रोजगार के क्षेत्र में नहीं हो सकते, क्योंकि रोजगार का मसला 16 से गवर्न होगा, और वहां स्त्रियों के पक्ष में पिछड़े वर्ग के नागरिक यदि राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं पाए हैं तो रिजर्वेशन की बात वहां है, स्त्रियों के पक्ष में रिजर्वेशन की बात नहीं है। और रोजगार का मसला 16 से गवर्न होगा, वो 15 से गवर्न नहीं होता, इसलिए यह गलत पहली बात यह कही गई। यानी विशेष उपबंध में रिजर्वेशन रोजगार में नहीं आता, यह कहा गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये किस सीमा तक किया जा सकता है, ये उठी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली चीज तो ये ठीक है कि बट फॉर सेक्स अगर ये टेस्ट लागू हो रहा है तो ही महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, या महिलाओं के पक्ष में विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, ये बात ठीक है। और रिजर्वेशन विशेष उपबंध में आता है, उन्होंने कहा कि जैसे 15-14 का विस्तार है, ऐसे 16 भी 14 का ही विस्तार है, क्योंकि 16 भी 14 का ही विस्तार है। इसका प्रमाण यह है कि 15 में जो आधार दिए गए वे आधार भी 16 में हैं। हां, यह ठीक है कि वहां निवास स्थान और उद्भव, ठीक है, ये 2 ग्राउंड और बढ़ा दिए, ठीक है। इसका मतलब रोजगार में क्लासिफिकेशंस के आधार को और घटाया है। वो इसलिए क्योंकि रोजगार के साधन सीमित हैं, ठीक है, रोजगार के साधन सीमित, इसलिए 16 भी 15 का ही विस्तार है, 16 भी 14 का ही विस्तार है। तो आप 16 को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, ठीक है। वो 15 का विस्तार ही नहीं, 15 में जो लिखा है वो भी 14 में है, वो भी 16 में है, जैसे 14 में जो लिखा वो भी 15 में है, वो भी 16 में है, ऐसे ही 15 में जो लिखा वो भी 16 में है, कुछ बढ़ा दिया गया 16 में। ये नहीं कह सकते कि 15 वाला 16 में नहीं है, ठीक है। तो 15(3) जो विशेष उपबंध की बात कर रहा, इसके अंतर्गत स्त्रियों के पक्ष में कुछ भी किया जा सकता है। रोजगार में रिजर्वेशन
जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, और पॉजिटिव एक्शन यानी उन्हें पढ़ाई में विशेष सुविधा देना या कोई स्टाइपेंड देना, ये सारे काम, जैसे वो लाडली बहन योजना और ये सारी चीजें होती हैं, उनके पक्ष में पॉजिटिव एक्शन भी हो सकता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। हो सकता का मतलब ये नहीं होता होगा, हो सकता का अर्थ कभी भी होगा से नहीं होता, हो सकता है। कब? जब बट फॉर सेक्स टेस्ट लागू हो रहा हो, और इस मामले में होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बट फॉर सेक्स टेस्ट लागू हो रहा है। उन्होंने कहा महिलाओं की तरफ से क्यों देख रहे हैं, पढ़ने वालों की तरफ से देखिए। प्राइमरी स्कूल में अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों की केयर महिलाएं ज्यादा ठीक कर सकती हैं, उधर से देखिए। और स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में भी विशेष उपबंध हो सकते हैं, बच्चों के पक्ष में भी। तो इसे स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध क्यों देख रहे हैं, बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध क्यों नहीं देख रहे हैं? स्त्रियों और बच्चों की अच्छी केयर कौन कर सकता है? महिलाएं। तो ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोटा हम देंगे बट फॉर सेक्स इस टेस्ट के कारण, ठीक है। जो प्राइमरी कोटा है वो तो बट फॉर सेक्स टेस्ट इसकी वजह से। और दूसरी बात, जो एडिशनल कहा कि इक्वल मेरिटोरियस है, तो 30% एडिशनली वो बच्चों की तरफ से। और अगर बच्चे न भी हों तो भी विशेष उपबंध का मतलब यह होता है कि पुरुषों पर महिला को वरीयता दी जा सकती है, महिलाओं पर पुरुषों को नहीं, अगर आवश्यकता है तो यहां आवश्यकता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल हैं या जो 8वें तक के स्कूल हैं उनमें लड़कियां जो पढ़ती हैं उन्हें कई बार, आप शहरों को मत देखिए, संविधान सबके लिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत जगह पर लड़कियों को सिर्फ इसलिए नहीं स्कूल भेजते हैं कि पुरुष टीचर, तो अगर महिलाएं टीचर होंगी तो ज्यादा इनरोलमेंट होगा, इसलिए भी ये ठीक है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि इक्वल मेरिटोरियस होने पर विशेष उपबंध, इसका अर्थ यह हुआ कि जब इक्वल है मामला तो उनके पक्ष में भी झुका जा सकता है, ठीक है। तो यहां पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिजर्वेशन और पॉजिटिव एक्शन दोनों विशेष उपबंध के अंतर्गत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया। लेकिन दूसरी ओर वो केस ला भी हमने चर्चा किए थे कि लड़कियों के स्कूल में पुरुष टीचर या पुरुष प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया, तो इसको चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने कहा नहीं, जब कहा कि महिला ही प्रिंसिपल होनी चाहिए तो उनका इसका कोई उचित आधार नहीं, यहां बट फॉर सेक्स टेस्ट नहीं लग सकता, इसलिए महिलाओं के पक्ष में कोई विशेष उपबंध नहीं होगा कि महिला कॉलेज में महिला ही प्रिंसिपल होगी, पुरुष भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है, ये मना है, ये जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। वो केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहां पर यह देखा गया, अच्छा विशेष उपबंध का क्या अर्थ लिया जाएगा, क्या महिलाओं के लिए बेनिफिशियल ही, यह महिलाओं के पक्ष में, ठीक है, महिलाओं के लिए बेनिफिशियल न हो तो भी विशेष उपबंध हो सकते हैं। तो कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है कि स्थिति के मुताबिक देखेंगे और महिलाओं के लिए बेनिफिशियल ही, यही इसका वो होगा, ठीक है, व्याख्या, ठीक है। जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह का मुकदमा है, उसमें क्या हुआ कि जो जेलें हैं उनकी जेल अधीक्षक महिला हो सकती है या नहीं, तो राज्य ने नियम बनाया था कि जेलों की जेल अधीक्षक महिला नहीं होंगी, इसको ठीक पाया था। उन्होंने कहा था जेल में, कुछ जेलों में, जैसे सेंट्रल जेल है या कुछ जेलें हैं, उनका वहां कैदी जो बंद हैं वो इस ढंग के लोग नहीं है कि महिलाएं शारीरिक दृष्टिकोण से या जो उनकी कंडीशनिंग होती है उसके मुताबिक उनसे इफेक्टिवली निपट सके, उनसे पुरुष ही निपट पाएंगे। इसलिए राज्य का ये नियम ठीक है कि महिलाएं ऐसी जेलों की जेल अधीक्षक नहीं होंगी जहां खूंखार कैदी बंद है, वो आक्रमण ही कर देंगे सीधे। ये ठीक है कि महिला पहलवान भी होती है, ये भी सही है, महिला बॉक्सर भी होती है, लेकिन महिला बॉक्सर
कितनी शक्तिशाली है ये पुरुष बॉक्सर की तुलना में देखा जाएगा, मेरी तुलना में नहीं। अरे भाई हमसे तो जीती जाएगी महिला बॉक्सर, हम थोड़ी ना लड़ लेंगे, लेकिन पुरुष बॉक्सर और महिला बॉक्सर इसका मुकाबला कराएंगे तो पुरुष बॉक्सर ही जीत जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रूल यही है। ये महिला पहलवान हमसे लड़ेगी तो हम हार ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन महिला पहलवान पुरुष पहलवान ये लड़ेंगे तो फिर स्थितियां डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जहां पर महिलाओं के पक्ष में ही, ये तो बात तय है, लेकिन जहां पर स्थिति ये मांग करती हूं कि दिखता ये है कि महिला के विरोध में हम कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उसके पक्ष में है, तो विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। लेकिन विशेष उपबंध किए जा सकते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि किए ही जाएंगे। और रिजर्वेशन ये विशेष उपबंध ही है, तो इसके बारे में प्राइमरी तौर से ये मानकर चलेंगे कि रिजर्वेशन किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है जो राज्य को एक हक देता है कि यस यदि जरूरत है तो राज्य रिजर्वेशन कर सकता है, और जरूरत है या नहीं इसे तय करने के लिए विभिन्न कमीशन आयोग गठित किए जाते हैं, और वर्तमान में जाति जनगणना हो रही है उसी जरूरत को देखने के लिए। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि इस पर रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश होगी, मेरा भी है कि होगी, मेरा भी मत है कि होगी, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को सिर्फ वोटों से मतलब होता है और उनका वोट बैंक मूर्ख होता है। वो उसे मैसेज देने की कोशिश करेंगे और वो बढ़ाएंगे, ये भी तय है, लेकिन 100% मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो स्टक डाउन होगा, क्योंकि 50% से ऊपर जाएगा तो फिर वो प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करेगा, और अनुच्छेद 335 है संभवतः, उसके मुताबिक प्रशासनिक दक्षता ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ये पहले से घोषित है। इसलिए अगर ऐसा किया गया तो स्टक डाउन होगा, और बिहार में ये मामला सामने आ भी चुका है। 60% उन्होंने किया था जाति जनगणना, सबसे पहले तो उन्होंने ही कराई, उसके बाद बढ़ाया और स्टक डाउन हो गया फट से बिहार हाई कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी स्टक ही डाउन होगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये 15(3) तक बात की हम लोगों ने। अब 15(4) है जो कि नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, और 15(4) बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।